नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शिवरे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं महात्मा गांधी संस्थान के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में, जिसके माध्यम से हम लगातार आप तक यूनिट नंबर 10 प्रीलिम्स 2023 के परिप्रेक्ष्य में कमीशन सीरीज और उसके लेक्चर्स अब तक पहुंचा रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने 5 से 6 कमीशंस और संस्थाएं आपके समक्ष उपलब्ध कराई है, और उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे सीएजी की, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। ठीक है, पिछले 2 से 3 वर्षों में अगर हम लोग देखें तो सीएजी से लगातार क्वेश्चन आए। अगर आप पुराने पेपर एनालिसिस करते होंगे तो आपने देखा होगा 2020 में, 2019 में आर्टिकल 149 पूछा था। 2020 और 2021 और 2022 इन तीनों में भी सीएजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी पिछले 4 साल से लगातार पीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, और संभव है कि 5वीं बार भी वो क्वेश्चन पूछे, क्योंकि सीएजी एक संस्था ही ऐसी है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसे कहा जाता है। और आप ये कह सकते हो कि भारत में चाहे केंद्र सरकार के परिप्रेक्ष्य में देख लो या राज्य सरकार के परिप्रेक्ष्य में देख लो, वित्तीय अनियमितताएं रोकने के लिए कोई शीर्ष और स्वायत्त संस्था हो सकती है तो वो सीएजी है। क्योंकि आप और हम एक लोकतंत्र में हैं, और लोकतंत्र में हम अपनी सरकारों को चुनते हैं, जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, और उन्हीं की जिम्मेदारी होती है विकासात्मक कार्यों को आगे बढ़ाना, जिसके लिए वो जनता से तरह तरह के टैक्स और दूसरे शुल्क वसूल करती है और उनको संचित निधि और आकाश निधियों में जमा रखती है। लेकिन क्या वो इस पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं, मितव्यय रूप से खर्च कर रहे हैं, या वो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, ये जांचने के लिए कोई ना कोई एक संस्था या अधिकारी होना चाहिए। और वो हमें किस रूप में मिला? सीएजी के रूप में। तो आज की जो पूरी क्लास होगी वो सीएजी के परिप्रेक्ष्य में होगी। सीएजी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, और कैसे वो काम करता है, उसने अभी तक कौन कौन से बड़े घोटाले उजागर किए हैं, इन सब के अलावा ऐसी कौन सी वो कमियां हैं जो प्री में आ सकती हैं सीएजी के संदर्भ में। तो आइए क्लास शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखिएगा, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यानी कि सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और सबसे पहली बात शुरू करते ही बता दें, इसे बोलते हैं वॉच डॉग। इस संस्था को क्या बोलते हैं? और ये प्रीलिम्स में जरूर नहीं पूछा गया, पर मेंस में पूछा गया। और ऐसे क्वेश्चंस अमूमन प्रीलिम्स में ही पूछ लिए जाते हैं कि भारत की किस संस्था को वॉच डॉग यानी प्रहरी के तौर पर देखा जाता है। तो वो कौन सी संस्था हो गई? सीएजी। एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात करें पृष्ठभूमि की, तो ध्यान दीजिएगा, सीएजी एक ऐसा पद है जिसका निर्माण औपनिवेशिक काल में हुआ। आप भली भांति जानते हैं कि भारत में आजादी के पहले एक लंबी अवधि लगभग 200 सालों तक ब्रिटिश हुकूमत रही, और उस हुकूमत को भी हम 2 चरणों में देखते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में द्वैध शासन शुरू होता है, और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तो बक्सर के युद्ध से लेकर 57 की क्रांति तक कंपनी का शासन रहा, जिसमें वित्तीय अनियमितताएं बहुत हद तक थी। और 57 की क्रांति के बाद में शासन सूत्र सीधे महारानी ने या क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया, और वित्तीय अनियमितताएं ना हो इसलिए एक ऐसे पद का सृजन किया जिसकी जिम्मेदारी होगी कि वो जांच करे कि जो खर्च हो रहा है, व्यय हो रहा है, वो सही जगह पर और सही मद पर हो रहा है या नहीं। इसीलिए औपनिवेशिक काल में जो पद बनाया गया सीएजी का, वो वहीं से आज के सीएजी तक हम पहुंचते हैं। आज तो वो संवैधानिक व्यवस्था हो गई है, उसे बहुत सारी पावर्स मिल गई है, लेकिन कैसे ये पद बनता है और कैसे आज तक अस्तित्व में आता है, इन सब की बात हम बिंदुवार रूप से आपसे करने वाले हैं। देखिएगा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक लेखा परीक्षण एवं लेखा विभाग का मुखिया होता है। ठीक है, यहां से मतलब 2 बातें मैं आपको बता दूं पृष्ठभूमि से पहले। आप ऐसा कह सकते हो कि एक विभाग है भारतीय लेखा परीक्षण एवं लोक लेखा विभाग। क्योंकि हम लोग जब भी किसी भी आयोग या संस्था को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं उसकी कोई ना कोई एक सर्वोच्च या
नोडल एजेंसी होगी। जैसे हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखा, तो हमने देखा कि केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के उसके अंतर्गत है। हमने बात की यूपीएससी और एमपीपीएससी की, तो यूपीएससी कार्मिक विभाग और एमपीपीएससी सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत काम करती है। वैसे ही अगर हम सीएजी की बात कर रहे हैं, तो सीएजी किसी मंत्रालय के अधीन तो नहीं है, सरकार से मुक्त है, क्योंकि ये संसद के प्रति उत्तरदायी आप ऐसे कह सकते हो, लेकिन ये सरकार से पूर्णतः मुक्त है। इसलिए एक विभाग जरूर है जिसको बोलते हैं भारतीय लेखा परीक्षण एवं लोक लेखा विभाग, जो जिसके अंतर्गत सीएजी कार्य करता है। और मजे की बात यह है, अच्छी बात यह है कि इसका मुखिया भी खुद कौन होता है, सीएजी, ये लिखा भी हुआ है ना। और दूसरी बात, सीएजी को लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना। बॉस डॉग यानी प्रहरी तो कहा जाता है, लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है। और उसके साथ साथ पूरे देश में जो हमारी वित्तीय व्यवस्था है, संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था है, उसका सूत्रधार या उसका नियंत्रक करता या उसका पर्यवेक्षण करता भी कौन हो गया, सीएजी। तो लोक वित्त का संरक्षक सीएजी, लोक वित्त का सतत प्रहरी सीएजी, बॉस डॉग सीएजी, यहां तक कि भारत का सबसे बड़ा वित्तीय अधिकारी भी सीएजी। अब देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है, यानी स्वतंत्र संस्था है। स्वतंत्र क्यों है आपको जानते, आप समझी गए होंगे, या अभी हम बात करेंगे सीएजी के बारे में। सीएजी के संदर्भ में जो जानकारी मिलती है वो संविधान के भाग 5 में मिलती है। संविधान का भाग 5 और आर्टिकल नंबर 148 से लेकर 151 सीएजी का उपबंध करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, एक एक करके आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे। तो चूंकि ये संवैधानिक संस्था है, दूसरा इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन इसको हटाते उस विधि से है जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं, यानी संसद से एक प्रकार की महाभियोग प्रक्रिया। इसके वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। एक बार इसकी नियुक्ति हो जाती है, उसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। इसे अपना स्टाफ नियुक्त करने का अधिकार है। ये सब चीजें किसी के पास होती हैं, और ये सरकार के प्रति नहीं बल्कि संसद के प्रति उत्तरदायी है। इतने पावर्स होने के कारण इसे हम क्या बोलते हैं, ये एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। तो ये बात याद रखिएगा। भारतीय लेखा परीक्षक और लोक लेखा विभाग का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक है। ये दो तीन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो सीएजी के परिप्रेक्ष्य में। पृष्ठभूमि में तो हम ये जानेंगे अभी कि ये पद कैसे बना और आज यहां तक कैसे पहुंचा, लेकिन कौन सा विभाग, कौन से आर्टिकल, स्वतंत्रता, ये सारे बिंदु भी आपको ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस तो यहीं से बनते हैं और छोटे छोटे चीजों से ही पीएससी क्वेश्चंस निकाल लेता है। जैसे एक क्वेश्चन निकाल ले, सीएजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक स्वतंत्र संस्था है, ये लोक लेखा विभाग का प्रमुख होता है, इसका कार्यकाल 6 या 65 वर्ष होता है, ये संविधान के भाग 6 में वर्णित है। अब 6 में तो वर्णित नहीं है, 5 में वर्णित है। तो क्वेश्चन ऐसे ही निकलते हैं, और छोटी छोटी चीजों को अगर हम ध्यान रखते जाएं तो क्वेश्चन हमारे कभी गलत नहीं होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिएगा, इस संस्था के माध्यम से संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए सरकार और जितने भी सार्वजनिक प्राधिकरण है जो सरकारी धन को खर्च करते हैं, उनकी जवाबदेहिता सुनिश्चित की जाती है, और ये जानकारी जन साधारण को दी जाती है। मतलब सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की, वो पैसा खर्च करती है विकासात्मक गतिविधियों पर। और कुछ सार्वजनिक प्राधिकरण है ना, अलग अलग विभाग और अलग अलग मंत्रालय, ये भी पैसा खर्च करते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो इन पर इनकी जवाबदेही की भैया पैसा आप गलत जगह तो खर्च नहीं कर रहे हो, घोटाला तो नहीं कर रहे हो, ये सुनिश्चित कौन करता है, सीएजी। और सीएजी अपनी रिपोर्ट में सब कुछ लिखता है ना। भारत नाम से एक किताब भी आती है जो सीएजी द्वारा लिखी जाती है। मतलब बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है, लेकिन अंततः उसे फाइनलाइज सीएजी करता है, तो सीएजी के नाम से प्रकाशित होती है। तो उसमें सारे डेटा, सारे खर्च, सारे आमद, ये सब लिखे होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि सरकार और जितने भी ऐसे निकाय जो जनता का पैसा खर्च कर सकते हैं, उनकी जवाबदेही कौन सुनिश्चित करता है, सीएजी। एक पॉइंट और देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे ये बहुत अच्छा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सीएजी को भारतीय संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी की संज्ञा दी। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सीएजी को भारतीय संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी की संज्ञा दी। अब आप जानते ही हो, पिछले 4-5 साल से जो ट्रेंड बदला है प्री का, उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं।
आप देख लीजिए, चाहे 2022 में 3 स्टेटमेंट थे, 2020 में तो स्टेटमेंट्स की लाइन लग गई थी, 21 में शायद एक आधी था, 19 में भी एक दो थे। यानी एक या दो स्टेटमेंट तो आएंगे, दावे से कोई भी नहीं कह सकता वो कहां से होंगे, और ना उसके लिए कोई हम विशेष अलग से कुछ उपाय कर सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी चीजें जो हमें मिलती हैं हमारे रीडिंग्स के दौरान, पढ़ाई के दौरान, उनको हमें इकट्ठी करनी है। जैसे एक ये हो गया कि सीएजी चूंकि पॉलिटी वाले खंड में भी है और कमीशन वाले खंड में भी है। अब यहाँ से स्टेटमेंट बन जाए कि सीएजी भारत का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक अधिकारी है, किसने कहा है? उसमें वो अंबेडकर जी का नाम भी ले सकते हैं, उसमें वो 2-3 लोग नाम और ले सकते हैं, तो आपका आंसर सही होना चाहिए। अब पृष्ठभूमि में अब आता है विकास क्रम। सीएजी का विकास क्रम कैसे हुआ, एक एक करके समझिए। सबसे पहली बात, महालेखाकार कार्यालय। अभी सीएजी मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में जो नाम है वो है महालेखाकार कार्यालय। 1858 में स्थापित हुआ, 1858 में महालेखाकार स्थापित हुआ। ठीक उसी वर्ष जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथों में लिया। मैंने आपको बता ही दिया है, 1857 में 57 की क्रांति हुई और 1858 में कंपनी के शासन का अंत हुआ और शासन सूत्र सीधे ब्रिटिश हुकूमत ने अपने हाथ में ले लिया। और वित्तीय अनियमितताएं ना हो इसलिए उन्होंने एक कार्यालय बना दिया जिसका नाम था महालेखाकार का कार्यालय, यानी नियंत्रक एवं महालेखाकार अभी महालेखाकार के नाम से है। अब बात आती है कि कार्यालय तो बना दिया, कार्रवाई शुरू करनी है। तो लगभग 2 साल बाद 1860 में एक अधिकारी थे सर एडवर्ड ड्रमंड। सर एडवर्ड ड्रमंड नाम याद रखिएगा। ये कौन बनाए गए? भारत के या औपनिवेशिक भारत के पहले ऑडिटर जनरल। महालेखा महालेखा महालेखाकार इन्हें कह सकते हो आप, ऑडिटर जनरल थे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं बोलेंगे, है ना, महालेखा परीक्षक बोल सकते हैं, ऑडिटर जनरल बोल सकते हैं, है ना, के रूप में नियुक्त किया गया। इसके कुछ समय बाद भारत के महालेखा परीक्षक को भारत सरकार का लेखा परीक्षक और महालेखाकार कहा जाने लगा। यानी नाम चेंज करके क्या कर दिया इसका, लेखा परीक्षक, है ना, और महालेखाकार। याद रखिएगा, लेखा परीक्षक एवं महालेखाकार। जबकि पहले ये क्या था, ये महालेखाकार था, ऑडिटर जनरल था। ये शुरुआत की बात है। तो ये 1860 तक डेवलपमेंट हो गए। अब ये डेट याद रखिएगा, 1866। 1858 में ये पोस्ट बना, 1860 में इसमें नियुक्तियां हुई और 1866 में इसका नाम बदल दिया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका नाम क्या कर दिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। लेकिन याद रखिएगा, हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पूरा नाम है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उस समय इसका नाम क्या रखा गया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर दिया गया। और 1884 में इसका नाम क्या कर दिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक फिर से नामित किया गया। यानी कि 4 डेट आपके लिए हो गई। 58 में ये पद बना, 60 में पहले ऑडिटर जनरल मिले हमको, 66 में ये हो गया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और 1884 में क्या हो गया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। लेकिन याद रखिएगा, पद अच्छा है, सोच अच्छी है, लेकिन शक्तियों के नाम पर भी बहुत कुछ नहीं है, है ना। इसलिए अभी इस पद को बनाना है शक्तिशाली, और जब हम आजाद हो जाएंगे तो हम और हमारी संविधान सभा बनाएगी इसे संवैधानिक। तो ये पृष्ठभूमि में 4 बातें आपने याद रखी। अब देखिएगा, 2 एक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया, क्योंकि इस पद को वैधानिक दर्जा दिया गया था। यानी पहली बार ये वैधानिक दर्जा कब मिला इसको, 1919 के। आप जानते ही हो, कोई भी पद वैधानिक जब बनता है, जब उसे एक्ट के थ्रू लाया जाए। इस समय 1919 का एक्ट था, इसके थ्रू सीएजी को वैधानिक दर्जा मिल गया और किसके नियंत्रण से मुक्त हो गया, सरकारी नियंत्रण से। तो ये जो हमारी और दूसरी पीएससी है, जब हम सॉल्व करते हैं पुराने क्वेश्चन, तो हम देखते हैं यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया कि सीएजी को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किस अधिनियम में किया गया।
उसमें 1909 का अधिनियम भी होता है, 1892 का भी होता है, 1919 का भी होता है, 1935 का, तो याद रखिएगा 1919। और सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी बात इसमें जो आपको याद रखनी है, भारत शासन अधिनियम 1935 को याद रखना है। यहां सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो गया, अब इसे संघीय ढांचे में लाया गया, क्योंकि 1935 के एक्ट के बारे में मैंने आपको यूपीएससी और एमपीपीएससी में ही बताया था कि इस एक्ट के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, माफ कीजिएगा, अखिल भारतीय संघ के सृजन पर बल दिया गया कि भारत को एक अखिल भारतीय संघ बनाएंगे, जिसमें एक इकाई होगी केंद्र और एक होगी राज्य और रियासत है। तो चूंकि हम भारत को एक संघ के रूप में ला रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह भी जरूरी है कि प्रांतों तक किसका विस्तार हो, सीएजी का। तो संघीय ढांचे की जब भी बात होगी तो प्रांतों को उसमें जोड़ा जाएगा, इसलिए प्रांतीय लेखा परीक्षकों के लिए भी प्रावधान करके महालेखा परीक्षक के पद को और शक्ति दी गई। यानी सीधी भाषा में, शुद्ध भाषा में कहें, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उसका क्षेत्राधिकार अभी तक जो केंद्र तक था उसे अब प्रांतों तक पहुंचा दिया गया। यानी कि अब प्रांतों के मसलों में, चाहे लेखा परीक्षण हो, ऑडिटिंग हो, या लेखांकन हो, अकाउंटिंग हो, ये काम भी अब नियंत्रक महालेखा परीक्षक करेगा। ये दोनों एक्ट याद रखना है। अब यहां से आपको याद रखना है इनके अलावा कि ये तो हो गई बात जो आप याद रख सकते हो, जिसमें मैं पढ़ के ही बता दूं क्या लिखा हुआ है। इस अधिनियम में नियुक्ति और सेवा प्रक्रियाओं का भी उल्लेख था और भारत के महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन 1935 में, और 1936 के लेखा और लेखा परीक्षण आदेश में महालेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व और लेखा परीक्षकों का प्रावधान किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आप तो सीधे याद रखिएगा। अभी तक हम औपनिवेशिक भारत में ही हैं, अकॉर्डिंग टू ये जो सीएजी हम बात कर रहे हैं। इस समय तक तो भारत में औपनिवेशिक शासन था, हालांकि 1935 के बाद कोई कानून नहीं आया जो भारत में गवर्नेंस के लिए था। 1947 में इंडियन फ्रीडम एक्ट आया था, तो वो गवर्नेंस के लिए ना होकर भारत की मुक्ति और विभाजन के लिए था। तो जब तक हमारा संविधान नहीं बन जाता, सीएजी के पास जो पावर्स हैं वो 1935 के एक्ट के अंतर्गत ही होंगे। और उसके बाद अगर बताएं इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारी संविधान सभा बनी। आपको मालूम ही है कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा बनाई गई, और संविधान सभा ने लगभग 3 साल, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन काम किया और एक एक पहलू पर विचार किया कि किसकी क्या भूमिका हो सकती है, देश को कैसे बेहतर करें, करप्शन को कैसे रोके, जो पब्लिक का पैसा है उसको कैसे सुरक्षित करें। इसीलिए इस सीएजी जो हमने औपनिवेशिक काल में बनाया था, इसे एक संवैधानिक पद बनाया गया, सीएजी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक, 148 से लेकर 151 तक सीएजी के पद का, उसके कर्तव्यों का, उसके लेखाओं का और उससे जुड़ी हुई सारी बातों का उल्लेख किया गया। मतलब इसका संवैधानीकरण कर दिया। तो पृष्ठभूमि का मतलब होता है कि हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, जब से ये पद बना, तो 1858 से लेकर 1950, यानी कि मैं आपसे कहूं कब सीएजी का पद कब बना, तो मैं तो एक ही तारीख बताऊंगा आपको, 26 जनवरी 1950। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। तो हमारे जितने भी ऐसे पदाधिकारी थे जो संविधान में वर्णित थे, उनकी स्थापना इसी तारीख को मानी जाएगी। 26 जनवरी 1950 को सीएजी एक संवैधानिक संस्था के रूप में अस्तित्व में आया, और 1950 से लेकर 2023 तक, इन पिछले 73 सालों में उसने बढ़िया काम किया है। कुछ कमियां भी रही हैं, लेकिन बढ़िया काम किया है। तो ये तो थी उसकी पृष्ठभूमि, और यहां से आपको 4-5 डेट और आर्टिकल्स और 2 एक्ट के नाम याद रखने हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर। अब देखिए, इसमें 2-3 बातें और देख लेते हैं। यह व्यवस्था वर्ष 1947 तक अपरिवर्तित रही। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में, जैसा मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति द्वारा एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया। तो ये तो संरचना में हम पढ़ेंगे इसके कि 148 में सीएजी होगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होगा। 1958 में सीएजी के क्षेत्राधिकार में जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया। अब आइए मुद्दे पर कि 26 जनवरी 1950 को सीएजी एक संवैधानिक पद के तौर पर आ गया। 148 में कह दिया गया देश के लिए सीएजी होगा, जिसकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होगी? भारत के राष्ट्रपति द्वारा होगी।
लेकिन उसमें जम्मू कश्मीर नहीं आता था। आपको पता है जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला और जम्मू कश्मीर का अपना संविधान बना, और वहां की संविधान सभा ने काम किया 1957 में। 57-58 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया। बावजूद इसके ये तय हुआ कि सीएजी जम्मू कश्मीर तक होगा, जम्मू कश्मीर के लिए अपना सीएजी नहीं होगा। इसलिए इसका क्षेत्राधिकार जम्मू कश्मीर तक का बढ़ा दिया गया। तो 1958 ये डेट आपको याद रखनी है। इसके अलावा ये कानून याद रखना है कि संविधान का जो आर्टिकल 149 है, जिसमें सीएजी की कार्य और शक्तियों का उल्लेख है, 148 में भारत के लिए सीएजी होगा और 149 में 149 में सीएजी की जो कार्य और शक्ति हैं उनका उल्लेख है। उसके तहत 1971 में केंद्र सरकार ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी कर्तव्य यानी उसके कार्य, शक्तियां और उसकी सेवा शर्तें अधिनियम 1971 संसद से पारित किया और उसे लागू किया। यानी सीएजी के कार्य और क्या होंगे, कितने विस्तारपूर्ण होंगे, उसकी सेवा शर्तें क्या होंगी और उसकी शक्तियां क्या होंगी, इन सब का उल्लेख सबसे बढ़िया कहीं मिल सकता है तो सीएजी कर्तव्य, शक्तियां, सेवा शर्तें अधिनियम 1971 में मिलेगा, जो आर्टिकल 149 का प्रयोग करके बनाया गया। अब इसके तहत याद रखना है कि इस अधिनियम ने सीएजी को केंद्र और राज्य सरकारों के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों की जिम्मेदारी दी है। यानी सीएजी केंद्र के लिए और राज्य के लिए लेखांकन भी करता है और लेखा परीक्षण भी। इन दोनों शब्दों का मतलब बता दूं, लेखांकन को बोलते हैं अकाउंट्स, अकाउंटिंग, और लेखा परीक्षण होता है ऑडिटिंग। यानी कि जब किसी चीज को हम लिख रहे होते हैं, नॉर्मली हम किसी प्रकार के हिसाब किताब को लिख रहे होते हैं, तो वो अकाउंटिंग या लेखांकन होता है। और जब हम बाद में उसको क्रॉस चेक करते हैं, उसकी परीक्षा करते हैं, उसको बोलते हैं ऑडिटिंग। तो सीएजी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों काम करेगा। लेखांकन किसके परिप्रेक्ष्य में? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के परिप्रेक्ष्य में। लेखा परीक्षण केंद्र और राज्य सरकार के परिप्रेक्ष्य में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां आपको ध्यान रखना है एक और तारीख जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जितनी भी तारीख बताई उसकी तुलना में मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि डिटेल में डीपली जाता है तो ये तारीख पूछ सकता है, और वो तारीख है 1976। 1976 बोर्ड पर लिखा हुआ है। 1976 में सीएजी को लेखांकन के कार्यों से मुक्त कर दिया गया। सीएजी को लेखांकन के कार्यों से मुक्त कर दिया गया। अब ध्यान दीजिएगा, सीएजी को लेखांकन के कार्य से, यहां कंफ्यूज मत होना, मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि इस पूरी लाइन का मतलब क्या है। देखो, इस बात को कॉपी में लिख भी लेना, यहां से क्वेश्चन आएगा तो गलत मत करना। 1971 में कहा गया कि दोनों के लिए, केंद्र और राज्यों के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों काम कौन करेगा? सीएजी करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 1976 में इसे लेखांकन के कार्य से मुक्त कर दिया। लेकिन यहाँ एक डाउट है जो आपको दूर करना जरूरी है। देखिए, ऐसे समझिए, एक तरफ है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक तरफ है स्टेट गवर्नमेंट, और साल है 1976 का। एक होता है लेखा परीक्षण यानी अकाउंटिंग, और एक होता है लेखांकन यानी कि ऑडिटिंग। तो कहानी ये है, 1976 में ये हुआ कि सीएजी को लेखांकन के कार्य से मुक्त कर दिया। किसका लेखांकन, किसके अकाउंटिंग से मुक्त कर दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का लेखांकन कार्य आज भी कौन करता है? सीएजी करता है। और लेकिन लेखा परीक्षण ऑडिटिंग की बात करें तो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो और चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों के लिए कौन काम करता है? सीएजी काम करता है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो 1976 में लेखांकन कार्य से मुक्त किया, लेकिन केवल किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब आप कहोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में लेखांकन कौन करता है, तो उसके लिए अकाउंटेंट जनरल रखे गए। जैसे रक्षा मंत्रालय का अलग है और दूसरे विभागों के अलग है। तो अकाउंटेंट जनरल, लेखा अधिकारी जो है, महालेखा अधिकारी जो है या महालेखाकार जो है, वो लेखांकन करते हैं। लेखा परीक्षण सीएजी करता है सेंट्रल में। लेकिन स्टेट में आज भी दोनों काम कौन करता है? सीएजी। इस बात को आप अपने दिमाग में रखिएगा। अब आते हैं इसकी संरचना पर, एक एक करके बात करते हैं। इसकी संरचना की बात करें
तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि सीएजी का जो प्रावधान है वो संविधान में है, भारतीय संविधान के भाग 5 में। किसमें? भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 5 में आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख किया गया है ना। तो एक एक करके पहले हम बात कर लेते हैं इन आर्टिकल्स में क्या है, फिर इसकी संरचना को शॉर्ट में आपको दिखा देंगे जो आपके सिनॉप्सिस के रूप में काम आएगा। जैसे कि देखिए, ये तो क्लियर है कि सीएजी एक संवैधानिक पद है, क्योंकि संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 148 से 151 तक इसका उल्लेख है। जैसे देखिए, सबसे पहला आर्टिकल है 148, इसमें कुछ खंड है जिसमें से प्रमुख खंड आपको बताएंगे जो आपके लिए काम में है। आर्टिकल 148 वन में लिखा हुआ है कि भारत के लिए एक कैग होगा, सीएजी होगा, जिसका राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। मतलब इतनी कहानी याद नहीं रखनी है, आपको याद रखना है आर्टिकल 148 क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेगा? सीएजी की, पहली बात। दूसरी बात, इसी में ये जोड़ दिया है, इसमें ये भी जोड़ दिया है 148 वन में कि एक बिंदु तो देखो ये दिख रहा होगा, दूसरा ये है कि सीएजी केवल उन्हीं रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधार पर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश को, यानी बिल्कुल सीधी सी बात है, सीएजी को हटाने के लिए वही प्रक्रिया का पालन होगा जिससे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। और आप भली भांति जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है, यानी सीएजी के लिए प्रक्रिया कैसी होगी? जटिल होगी। क्यों? क्योंकि ये केंद्र और राज्य के वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी है, इसलिए बहुत जरूरी है कि सरकार के दबाव से, सरकार के प्रभाव से मुक्त होकर काम करे। और उसके लिए सबसे पहले जरूरी है इसे ये श्योरिटी देना कि आपको आपके पद से अनावश्यक तो कोई नहीं हटा सकता। हाँ, अगर आपने कोई मिसबिहेव किया है या आप पर आप में इनकेपेबल हो अपने काम में, यानी असमर्थता और कदाचार जैसा मामला है, तो निश्चित तौर पर आपको आपके पद से हटाया जाएगा। लेकिन कैसे? उस रीति से जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यहाँ संक्षेप में आपको बता दूं, आपकी एक क्योरी होगी दिमाग में कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाते हैं, ये प्रक्रिया सरल है या कठिन है? तो प्रक्रिया बहुत कठिन है। आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि आज तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के केवल 4 जजेस पर इस प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया गया है और आज तक एक भी बार प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई। और सीएजी के मामले में तो आज तक कभी उनको हटाने के लिए प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पाई। यानी भारत में आज तक कोई भी व्यक्ति इस प्रक्रिया से नहीं हटा, चाहे वो न्यायाधीश हो, सीएजी हो, या यही तरीके से कौन हटता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कोई किसी पर यह प्रक्रिया आज तक पूरी नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि संसद के दोनों सदनों से पारित करानी है विशेष बहुमत से, और उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी है, जांच समितियां बनती है, बहुत सारी चीजें होती है, इसलिए इसे हटाना इतना आसान नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 148(2) क्या कहता है? कैग पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियमित व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है। यानी सीधी सी बात है, सीएजी को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, और उसका प्रारूप कहाँ है? 3री अनुसूची में। ये तो आप अभी पॉलिटी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि संविधान की 3री अनुसूची में भारत के प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ का प्रारूप है, सीएजी का भी है। तो सीएजी शपथ लेता है, सीएजी को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, और उसके शपथ का प्रारूप वर्णित है संविधान की अनुसूची नंबर 3 में। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई होगी। आर्टिकल 148 क्लॉज 3 में क्या लिखा हुआ है? कैग का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करें। यानी इनकी वेतन और सेवा शर्तें संसद विधि बनाकर तय करती है, वही 1971 ये लिखा ही हुआ है, महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971। कौन सा? कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें। और ये सेक्शन तो याद नहीं रखने हैं, लेकिन याद रखना है कि इसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है, यानी मुख्य न्यायाधीश नहीं। मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 रुपया होता है, यहाँ लिखा है 2.5 लाख रुपए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का या केवल न्यायाधीशों का होता है 2.5 लाख रुपए। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर इसका वेतन होता है 2.5 लाख रुपए। और
अभी बताएंगे भी, आपको लिखा है कि भारत की संचित निधि पर यह भारित होता है, संचित निधि से दिया जाता है। और इसकी पदावधि कितनी है? 6 वर्ष, 6 या 65, यानी या तो इसकी उम्र 65 हो जाए या काम करते करते इसको 6 वर्ष हो जाए, फिर ये अपने पद पर नहीं रहता। और अगर इसे त्याग पत्र देना है तो त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। इसके अलावा 148(4) में कैग अपने पद पर ना रह जाने के पश्चात ना तो सरकार ना किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करेगा। यानी एक बार इसका कार्यकाल पूरा हो गया या ये अपने पद से विमुक्त हो गया, उसके बाद भारत सरकार या राज्य सरकार में ये किसी भी पद को धारण करने के लिए योग्य नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है। फिर 148(5) में क्या लिखा हुआ है? इस संविधान के और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा शर्तें और कैग की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो कैग से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों के तहत विहित होंगी। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि सीएजी के स्टाफ में जो काम करेंगे उस संदर्भ में क्या शक्तियां होंगी, इसका उल्लेख 148 के खंड 5 में है। इसको याद रखने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। 148(6) कैग के कार्यालयों के प्रशासनिक व्यय जिसके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके सभी में देय वेतन भत्ते और पेंशन है, भारत की संचित निधि पर भारित होगा। तो ये मैंने बताया अभी, चाहे सीएजी का वेतन हो या सीएजी का जो कार्यालय का खर्च है, उसमें काम करने वाले लोगों का जो खर्च है, उसमें 50,000 लोग काम कर रहे हैं, तो वो सारा पैसा कहां से मिलेगा? भारत की संचित निधि से। ये सारी कहानी आर्टिकल 148 में लिखी हुई है। अब देखिए, आपको ऐसे याद नहीं रखना है, आपको ऐसे याद रखना है, संरचना में याद रखना है। सीएजी कैसा निकाय है? एक सदस्यीय। आपको ये 4 बिंदु याद रखने हैं बस। सीएजी कैसा निकाय है? एक सदस्यीय। और ये किस विभाग के अंतर्गत है? भारतीय लेखा परीक्षण एवं लोक लेखा विभाग। और इसका मुखिया भी खुद कौन होता है? सीएजी होता है, याद रखिएगा। अब बात आती है इसकी संरचना में, चाहे इसकी नियुक्ति हो, चाहे सेवा शर्तें हो, वेतन हो, हटाना हो, कार्यकाल हो, इन सब का उल्लेख मिलता है संविधान के आर्टिकल 148 में। और याद रखिएगा, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, सेवा शर्तें संसदीय विधि के अनुरूप होंगी, 1971 वाला एक्ट। वेतन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर, सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर कितना? 2.5 लाख रुपए। हटाएगा कौन? हटाएगा कौन? उस विधि से जिससे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। और कार्यकाल कितना है? 665। और त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। ये सारी बातें हमको याद रखनी है, ये उन सबका सार है। क्लॉज 1, 2, 3, 4 याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आर्टिकल 148 याद रख लीजिएगा। और वेतन भत्ते कहां से? भारत के संचित निधि से दिए जाएंगे। अब बात आती है इनकी कार्य शक्तियों की, लेखाओं की, प्रतिवेदन की, तो वो क्रमशः 149, 150 और 151 में है। उनको देख लेते हैं। देखिए, आर्टिकल नंबर 149, आर्टिकल नंबर 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां। बस इतना याद रखना है, यहां से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके कार्य और शक्तियां बहुत शॉर्ट में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन ये 2019 का क्वेश्चन है कि सीएजी के कार्य और शक्तियों का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो 149। प्रीलिम्स में ये इसी प्रकार से पूछता है, फैक्चुअल की। आर्टिकल 148 सब पढ़ के जाते हैं कि सीएजी की सारी कहानी दे रखी है, लेकिन आर्टिकल 149 में कार्य और शक्तियां हैं, कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। फिर आर्टिकल नंबर 150, संघ और राज्यों के लिए लेखों के प्रारूप। यानी संघ और राज्यों के लिए जो लेखों के प्रारूप है, तो सीएजी उन प्रारूप को कैसे बनाएगा? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, संघ और राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति भारत के सीएजी के परामर्श से भेद करे। यानी जो जो प्रारूप होंगे लेखाओं के, अकाउंट्स के, वो इस प्रकार होंगे कि राष्ट्रपति
किससे परामर्श से भेद करे, निर्धारित करेगा राष्ट्रपति किसके परामर्श से, सीएजी के परामर्श से। और यही मैं बता दूं आपको, यहां से जो क्वेश्चन आता है वो ये आ सकता है कि जो लेखा है जो राष्ट्रपति द्वारा विहित हो रहे हैं सीएजी के परामर्श से, वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखिएगा, लेखाओं के अगर मैं आपसे प्रकार की बात करूं, लेखाओं के प्रकार या उनके प्रारूपों के प्रकार, तो ये 3 प्रकार के होंगे। एक होंगे सार्वजनिक उपक्रमों के, सार्वजनिक उपक्रम जो होते हैं पीएसयू, जैसे बीएचईएल, सेल वगैरह वगैरह, सार्वजनिक उपक्रमों के लेखे। एक होते हैं वित्त लेखे, फाइनेंस लेखे, और एक होते हैं विनियोग लेखे। तो कभी पूछ ले कि सीएजी जो लेखे बनाता है उसमें कौन शामिल नहीं है, जैसे पूछ ले विनियोग लेखे, वित्त लेखे, सार्वजनिक उपक्रमों के लेखे, और जोड़ दीजिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लेके। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो ये तीनों आपके सही होंगे, जो चौथा होगा वो गलत हो जाएगा आर्टिकल 150 से। और आखिरी आर्टिकल है 151। तो याद रखिएगा, सीएजी की रिपोर्ट, सीएजी अपना प्रतिवेदन किसको देगा, तो याद रखिएगा सीएजी अपना जो प्रतिवेदन है, देखो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं की रिपोर्ट, संघ के लेखा मतलब ये 3 प्रकार के जो लेखा हैं, ये संघ के भी होंगे और राज्यों के होंगे। केंद्र के संदर्भ में या संघ के संदर्भ में ये केंद्र के माने जाएंगे और राज्यों के संदर्भ में राज्य के माने जाएंगे। तो सीएजी संघ के लेखाओं की रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष रखेगा और राष्ट्रपति उसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की किसी राज्य के लेखाओं संबंधी रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल। यानी सिंपल भाषा में कहें तो प्रतिवेदन अगर संघ के लेखाओं का है तो राष्ट्रपति को, जो उसे संसद में रखवाएगा, और राज्य के लेखाओं का है तो राज्यपाल को, उस राज्य के राज्यपाल को या संबंधित राज्य के राज्यपाल को, जो उसे राज्य के विधानमंडल। तो सीएजी राष्ट्रपति को और राज्यपाल दोनों को क्या देता है, रिपोर्ट देता है, जो उन्हें क्रमशः संसद और विधानमंडलों में रखवाते हैं। ये आर्टिकल नंबर 151 है। तो 148 में सीएजी होगा, उसकी नियुक्ति, हटाने का तरीका, कार्यकाल वगैरह सारी कहानी है, शपथ का प्रारूप वगैरह वगैरह। एक क्वेश्चन आया था, सीएजी को छुट्टी कौन देगा, है ना। तो निश्चित तौर पर सीएजी के संदर्भ में बहुत सारे अधिकार राष्ट्रपति को दिए गए। कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपका आंसर राष्ट्रपति होना चाहिए, है ना। अब ये देख लीजिए स्वतंत्रताएं, इसमें मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आप कभी याद रखना चाहो तो। आर्टिकल 279 ये कहता है कि शुद्ध आय की गणना नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ द्वारा प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाता है। यानी राज्यों की जो आय है, केंद्र की जो आय है, उसकी शुद्ध आय क्या है, उसकी गणना किसके द्वारा होगी, सीएजी के द्वारा। उसका प्रमाण पत्र ही अंतिम माना जाएगा कि ऐसा ऐसा है, कि 279 में है। तीसरी अनुसूची की बात करें तो भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची की धारा 4 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदभार ग्रहण के, देखो बिल्कुल सिंपल है, इतने पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 बातें याद रखनी है तीसरी अनुसूची से, कि तीसरे अनुसूची में सीएजी के शपथ का वर्णन है। ये धारा 4 बार याद नहीं करनी है, कोई हम लॉ की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जनरल स्टडी पढ़ रहे हैं। सीएजी के शपथ का प्रारूप संविधान की अनुसूची नंबर 3 में। लेकिन ये तो बहुत सबको मालूम है, याद ये रखना, क्वेश्चन ये आ जाता है कि सीएजी के शपथ का प्रारूप किसके समान है। तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, वो एक शपथ लेते हैं राष्ट्रपति के समक्ष पद धारण करते समय, और सीएजी भी राष्ट्रपति के समक्ष पद धारण करते समय शपथ लेते हैं। इन दोनों के शपथ के प्रारूप एक हैं, और ये 50 बार क्वेश्चन आया है। जब आप घटना चक्र लगाओगे तो ये सीएजी कमीशन में डाल दिया, पहले पॉलिटी में आता था। पॉलिटी के जो पुराने क्वेश्चन हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे बिहार पीएससी हो, चाहे झारखंड पीएससी हो, या आरएएस या एमपी पीएससी हो, कई बार पूछा गया कि संविधान में कौन से 2 पदाधिकारी एक ही प्रारूप से शपथ लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और सीएजी। ये आपको, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये नहीं रखना है तो ना रखना। और एक पॉइंट ये है, छठी अनुसूची, आप जानते ही हैं
कि संविधान की में 12 अनुसूचियों में 6वीं अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों की जनजातियों के लिए विशिष्ट प्रशासनिक उपबंध किए गए हैं, जिसके तहत जिला परिषदें या क्षेत्रीय परिषद बनाई जाती है उनके लिए। अब उनके जो खाते हैं, उनके जो अकाउंट्स हैं, को राष्ट्रपति और नियंत्रक महालेखा परिषद द्वारा अनुमोदित प्रारूप के अनुसार रखा जाना चाहिए। यानी उनके जो खाते हैं, उनकी लेखांकन का काम यहाँ सीएजी नहीं कर रहा है या लेखा परीक्षण का, लेकिन वो किस प्रारूप में रखे जाएंगे ये राष्ट्रपति तय करेगा, किससे परामर्श करके, सीएजी से। यानी सीएजी की भूमिका यहाँ भी है। तो कभी पूछ ले कि 6वीं अनुसूची में जो क्षेत्रीय परिषदें बनती हैं, जिला परिषदें बनती हैं, उनके खातों का प्रारूप कैसा होगा, तो राष्ट्रपति सीएजी से परामर्श करके निर्धारित करेगा। यहां मैंने आपको बता ही दिया है, सीएजी एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। कैसे? कार्यकाल स्वतंत्रता 665 है, इससे पहले आप हटा नहीं सकते। हटाओगे तो केवल किस प्रक्रिया से? महाभियोग जैसी प्रक्रिया से, जो आज तक पारित नहीं हो पाई। कार्यकाल के बाद केंद्र और राज्य सरकार के अधीन काम नहीं कर सकता। जब वो नियोजित ही नहीं हो सकता तो उसे लालच किस बात का होगा कि वो सरकार के फेवर में काम करे। वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित है, इसलिए इनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। बढ़ाना हो तो बढ़ा दो, कम नहीं कर सकते आप। और इसको स्वयं के स्टाफ को नियुक्त करने का अधिकार है। 4 और 1 में जोड़ देता हूं, ये स्वयं एक संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद का अपना गरिमा और अपनी ताकत होती है। ये स्वतंत्रता है सीएजी के लिए कि सीएजी निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर काम कैसे कर पाता है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहां देखिए छोटे छोटे बिंदु बताते हैं कार्य और शक्तियों में कि सीएजी की कार्य और शक्तियां क्या है। तो देखिए, भारत की संचित निधि और राज्यों की संचित निधि और केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज की संचित निधि से जो खर्च हो रहा है, व्यय हो रहा है, उसका लेखा परीक्षण करना और प्रतिवेदन तैयार करना। इसी प्रकार भारत की लोक लेखा निधि सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि से होने वाले व्यय का परीक्षण और प्रतिवेदन। यहां पर मैं आपको ये बता दूं, ये निधि क्या है, संचित निधि क्या है, आकस्मिक निधि क्या है और लोक निधि क्या है। संचित निधि और आकस्मिक निधि संवैधानिक व्यवस्थाएं आर्टिकल 266 और 267 में इनका उल्लेख है, जबकि भारतीय लोक लेखा विधि का संविधान में उल्लेख नहीं है। देखिए, जैसे आपके और मेरे पास अपने अकाउंट्स होते हैं, वैसे सरकार के भी अकाउंट होते हैं। सरकार के पास बहुत जगह से पैसा आता है और फिर बहुत जगह पैसा खर्च करना पड़ता है। इन्हें जिस जगह रखा जाता है उनको बोलते हैं अकाउंट। तो पहला है संचित निधि। संचित निधि मतलब सरकार का, भारत सरकार का अकाउंट, जिसमें भारत सरकार जितना भी पैसा आ रहा है, चाहे वो टैक्सेशन से आए, चाहे नॉन टैक्सेशन से आए या और तरीकों से आए, वो उसमें रखा जाता है और उसी से खर्च होता है। इसी के लिए विनियोग विधेयक पारित किए जाते हैं। लेकिन आप जानते हो कि विनियोग विधेयक यानी धन विधेयक पारित करने के लिए संसद का चलना जरूरी है और संसद साल में कुछ ही मौकों पे चलती है, बाकी वो निंद्रा या शांत अवस्था में होती है। ऐसी स्थिति में आकस्मिक जरूरी में पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो पैसा कहां से मिलेगा? इसलिए एक बना दी क्या, आकस्मिक निधि। ये राष्ट्रपति के अंडरटेकिंग में होती है। 500 करोड़ रुपए इसमें पड़े होते हैं कि अर्जेंट में पैसों की आवश्यकता पड़े तो इससे पैसे निकाल लिए जाएं। बाद में जब संसद चलती है तो इससे जितना पैसा निकाला जाता है संचित निधि से इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये कुछ कुछ वैसा ही है। संचित निधि मतलब पिताजी का अकाउंट और आकस्मिक निधि मतलब अम्मी जी का अकाउंट, जो इमरजेंसी में हमारे काम आ जाता है। और लोक लेखा निधि क्या होती है? लोक लेखा निधि का मतलब ये होता है कि सरकार भविष्य के हिसाब से जो पैसा इकट्ठा करती है, मतलब निवेश से पैसा इकट्ठा करती है जो भविष्य में देय होता है, उसको लोक लेखा निधि बोलते हैं। जैसे आप सरकारी अधिकारी हो या किसी कार्यालय में कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हो, तो सरकार आपकी पेंशन, पेंशन बोल रहा हूँ, आपके पैसों में से पीएफ काटती है, जिसको प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, और उस पैसे को वो निवेश करती है अलग अलग जगहों पर। और जब आप रिटायर्ड होते हो तो आपको ब्याज सहित वो पैसा देती है। आपको पता है रिटायरमेंट में थोड़ा पैसा मिलता है, पेंशन भी मिलती थी पहले, अब पेंशन वाली स्कीम समाप्त कर दी गई है। तो इस प्रकार से सरकार एक फंड बनाती है जो तत्कालीन आवश्यकताओं को पूरा करता है और बाद में लोगों को फायदेमंद भी होता है, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को फायदेमंद होता है। इसी के अलावा सरकार बॉन्ड इशू वगैरह करती है, किसान पत्र जारी करती है, तो उससे पैसा मिल जाता है, लोग निवेश करने के लिए खरीदते हैं, बाद में रिटर्न सहित उनको वापस कर देती है। ये सारा जो पैसा होता है ये लोक निधि में होता है। तो संचित निधि और आकस्मिक निधि सीधे संवैधानिक व्यवस्था में संवैधानिक व्यवस्था
नहीं है, लेकिन इन तीनों में ही पैसा आता है और तीनों से ही पैसा खर्च होता है, तो इनकी जांच करना, इनके संदर्भ में प्रतिवेदन देना काम किसका है? सीएजी का। भारत सरकार के सभी व्यय, सभी खर्च, ऋण यानी कर्जा, निवेश जमा जो निवेश है, बचत खाता आदि के संबंध में केंद्र व राज्य के सभी व्ययों का लेखांकन, यानी जो भी पैसा आ रहा है, जो हम पर कर्ज है, जो बचत है, उन सभी की जांच करना और प्रतिवेदन तैयार करना, ये सीएजी का काम है। केंद्र व राज्य के विनियोग खाते व वित्त खाते किस प्रारूप में रखे जाएंगे, इस संबंध में राष्ट्रपति व राज्यपाल को सलाह देना। इन राष्ट्रपति और राज्यपाल भेद करेंगे, लेकिन सलाह कौन देगा? सीएजी देगा, है ना। फिर लोक लेखा समिति के मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में काम करना, प्री में क्वेश्चन यहां से आता है। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी संसद की एक स्थायी वित्तीय समिति है, जिसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के, और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो होता है वो इसका अध्यक्ष होता है, और अधीर रंजन चौधरी जी अभी इसके अध्यक्ष हैं। लोक लेखा समिति संसद की स्थायी वित्तीय समिति जो 1921 में बनाई गई, इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, और इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का नेता होता है। ध्यान दीजिएगा, यही वो कमेटी है जो सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है। सीएजी की रिपोर्ट की जांच कौन करेगी? पीएसी। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट में कई बार ऐसे टेक्निकल टर्म्स यूज होते हैं कि पीएसी को समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये 22 के 22 कौन है? लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही हैं। तो ऐसे में ये किससे परामर्श लेते हैं, सलाह लेते हैं? सीएजी से। तो सीएजी इनकी मदद भी करता है और उनको डायरेक्शन भी देता है, इसलिए लोक लेखा समिति को, सीएजी को लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। यहां से आपसे ये क्वेश्चन है कि ऐसे लोक लेखा समिति संसद में है तो विधानमंडलों में भी होगी, क्योंकि रिपोर्ट तो राज्यपाल को भी दी जा रही है, राज्यपाल उसे रखेगा विधानमंडल के समक्ष, तो मध्य प्रदेश में जो लोक लेखा समिति होगी वो जांच करेगी। राष्ट्रपति रखता है संसद के समक्ष, तो भारत की लोक लेखा समिति जांच करती है। तो मध्य प्रदेश की लोक लेखा समिति कब बनी और उसके प्रमुख कौन है, इस समय अध्यक्ष कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये आपके लिए सवाल था। और विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार या अनियमितताओं को उजागर करना, अगर करप्शन हुआ है या कोई इरेगुलरिटी है, अनियमितता है, उसकी जांच भी किसके द्वारा होती है? सीएजी के द्वारा। ये बस आपको कार्य दिमाग में रखने हैं, सीएजी से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर मैंने आपको बता ही दिया कि रिपोर्ट सीएजी राष्ट्रपति को 3 प्रतिवेदन देता है, यानी रिपोर्ट देता है, रिपोर्ट मतलब प्रतिवेदन, एक विनियोग खातों पर, एक वित्त खातों पर, और एक सार्वजनिक उपक्रमों पर, और इन तीनों को ही राष्ट्रपति कहाँ रखवाता है? तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि अगर कभी पूछे कि कितने प्रकार के रिपोर्ट बनाता है, प्रारूप बनाता है, तो ये 3 प्रकार के है ना। और किसको देता है? केंद्र में राष्ट्रपति को और राज्यों में राज्यपाल को। सीएजी की भूमिका की बात करें तो इसमें मैं वो पॉइंट बता देता हूं जो आपके प्रीलिम्स के लिए काम में आ सकते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर लोक वित्त का संरक्षक, तो आपको बस याद रखना है कि ये कौन होता है? लोक वित्त का प्रहरी या संरक्षण होता है। सीएजी कार्यपालिका के वित्त के संबंध में संसद के प्रति उत्तरदायित्व। अब याद रखिएगा, कार्यपालिका मतलब सरकार, ये सरकार का वित्त के संदर्भ में, फाइनेंस के संदर्भ में संसद के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित कराता है। आपसे कभी पूछे कि सरकार अपने खर्चों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी है, सरकार संसद में है लेकिन संसद के प्रति उत्तरदायी भी है, क्योंकि संसद में सिर्फ सरकार नहीं है, विपक्ष भी है। तो सुनिश्चित कौन कराता है? सीएजी कराता है, ठीक है। इसके अलावा सीएजी सार्वजनिक धन के व्यय की मात्रा, गुणवत्ता, इसको छोड़ दीजिए, सार्वजनिक व्यय विधि सम्मत हुआ है कि नहीं, इनके मानकों का निर्धारण करना, तो ये भी आप बहुत जरूरी नहीं है, प्रीलिम्स में पूछे आपसे। सरकार द्वारा वित्तीय अकुशलता, भ्रष्टाचार, अनैतिक वित्तीय व्यय को अपनी रिपोर्टों के माध्यम से उजागर करता है। तो ये भी पॉइंट नॉर्मली भी पूछेगा तो आप आंसर दे दोगे। लेकिन लोक वित्त का संरक्षक है और सरकार की यानी कार्यपालिका की संसद के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है, ये बात आपको याद रखना है। उपलब्धि की बात करें तो उसने कई सारे घोटाले उजागर किए हैं, जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ खेलों में जो घोटाला हुआ था, सीएजी द्वारा उजागर किए गए। और मनरेगा के स्तर पर, मनरेगा में जो ग्राम स्तर पर जो घोटाले हो रहे हैं उनको उजागर करने का काम भी किसने किया? सीएजी द्वारा किए गए। अब आलोचनाओं में मैं केवल एक बात बताऊंगा आपको जो इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखिएगा, 2 बात याद रखिएगा
कि सीएजी को ब्रिटेन के सीएजी की भांति धन निकासी पर कोई नियंत्रण नहीं है। आलोचना का मतलब ये नहीं कि हम आपको मेंस लेवल का बता रहे हैं, नहीं, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई भारत के सीएजी की अगर ब्रिटेन के सीएजी के तौर पर देखें तो ब्रिटेन के सीएजी की धन पर खर्च पर नियंत्रण है। हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि सीएजी का नाम जरूर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सरकार जब खर्च कर देती है तब जांच कौन करता है? सीएजी। ब्रिटेन में सरकार किससे पूछकर किसकी जानकारी में खर्च करती है? वहां के सीएजी की। तो सीएजी को ब्रिटेन के सीएजी की भांति धन निकासी पर कोई नियंत्रण नहीं दिया गया है। धन को निकासी जो हो रही है, खर्च जो हो रहा है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, आप रोक नहीं सकते। हाँ, लेकिन बाद में अनियमितता है, भ्रष्टाचार है, उसे उजागर कर सकते हो। यानी कि जिंदा स्थिति के जिंदा इंसान के परिप्रेक्ष्य में आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब वो मर जाए तो आप ये बता सकते हो उसकी मौत कैसे हुई। मतलब पैसा खर्च करने पर आप रोक नहीं लगा पाए, लेकिन बाद में बता रहे हो कि जो पैसा है वो गलत जगह खर्च हुआ। इसीलिए इसके कार्यों को क्या बोलते हैं? सब आच्छादन, पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम यानी कि सब परीक्षण। पोस्टमार्टम या सब परीक्षण क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पैसे को कहां खर्च करना है इस पर सीएजी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन जांच करके वो ये बता देगा कि पैसा गलत तरीके से या सही तरीके से कहां खत्म हुआ है, तो इसको पोस्टमार्टम बोलते हैं। ये दोनों बात आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी ये बिंदु अभी हमारे काम के नहीं है। अब इसमें हमको याद ध्यान देना है, लोक लेखा समिति के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि संसद की स्थायी वित्तीय समिति है, इसमें कितने मेंबर होते हैं, कौन अध्यक्ष होता है, और सीएजी इसका मित्र और मार्गदर्शक क्यों। इसमें आपको लिस्ट बताते हैं। देखिए, सारे याद रखना संभव नहीं है, अभी तक कोई महिला सीएजी नहीं बनी है, तो वो दिक्कत भी नहीं है। इसलिए पहले कौन थे? वी नरहरि राव। आपको याद रखना है भारत के पहले सीएजी कौन हो जाएंगे? वी नरहरि राव। और वर्तमान में कौन हो जाएंगे 14 नंबर पे? गिरीश चंद्र मुर्मू। इनके अलावा बाकी सब याद रखने के लिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, है ना, क्योंकि लिस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लिस्ट याद रखना मतलब अपनी एनर्जी गलत जगह पर खर्च करना, क्योंकि वो ना तो पूरी तरह से याद रह सकती हैं, प्रैक्टिकली संभव नहीं है, और जो मुख्य चीजें वो छूट जाती हैं। हाँ, इसमें कोई महिला या कोई विशेष बात होती तो हम क्या बोल देते, जोड़ सकते थे। ये जरूर याद रख सकते हो आप कि विनोद राय जो 11वें नंबर के कह गए, 2016 में भारत सरकार ने बनाई थी बैंक बोर्ड ब्यूरो, ट्रिपल बी। बैंक बोर्ड ब्यूरो इसलिए बनाई गई थी क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम कितना गड़बड़ होते जा रहा है, कितने लोग फ्रॉड कर करके भाग गए, कितना ही एनपीए बैंकों पर है। तो ये कहा गया कि बैंकों में उच्च स्तरीय नियुक्ति होनी चाहिए, और वो नियुक्ति किसकी हो, इसके लिए बोर्ड बनाया जाए। तो एक बोर्ड बनाया गया, बैंक बोर्ड ब्यूरो। उसके पहले अध्यक्ष 11वें सीएजी विनोद राय थे, तो विनोद राय का नाम याद रख सकते हो, गिरीश चंद्र मुर्मू जी का नाम याद रख सकते हो, वी नरहरि राव का नाम याद रख सकते हो। इतने नाम आपको याद रखने हैं। अगर हम इसमें आगे बढ़े तो यहाँ ये देख लीजिए, मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीएजी पूरे देश के लिए काम जरूर कर रहा है, लेकिन अकेला व्यक्ति कितना काम करेगा? काम उसके नाम से होता है, लेकिन उसको सहयोग करने के लिए राज्यों में भी कुछ संस्थाएं होती हैं। जैसे मध्य प्रदेश में है मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय। मध्य प्रदेश के महालेखाकार कार्यालय भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षण का एक भाग है जो सीएजी के अधीन है। क्योंकि इस भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षण विभाग का प्रमुख तो खुद सीएजी है, इसका एक भाग कौन है? मध्य प्रदेश महालेखाकार। और ये किसके अधीन काम करता है? सीएजी के। कभी पूछ ले इसकी स्थापना कैसे होती है, तो आर्टिकल 149 के अंतर्गत, या आर्टिकल 149 का प्रयोग करके इनकी स्थापना होती है। संवैधानिक संस्थाएं नहीं है, लेकिन किस आर्टिकल से निकलती हैं? तो 149 से निकलती हैं। और इसकी स्थापना हुई थी कब? मई 1985, है ना। इसकी ऑफिशियल साइट पर भी जाओगे तो कितने मई को इसकी स्थापना हुई थी ये नहीं मिलती, इसलिए मई याद रखना है, मई 1985। दूसरा, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्य कार्यालय ग्वालियर में है, और इसका एक उप कार्यालय या शाखा कार्यालय भी होता है, वो भोपाल में है। तो मुख्यालय ग्वालियर में और उप मुख्यालय या शाखा कार्यालय भोपाल में है, ये आपको याद रखना है। ये सीएजी के अधीन रहकर कार्य करते हैं। अगर इसके कामों की बात करें महालेखाकार की, तो राज्य सरकार यानी मध्य प्रदेश सरकार के वार्षिक वित्तीय खातों, विनियोग खातों को तैयार करना, किसके अधीन रहते हुए? सीएजी के अधीन रहते हुए।
मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों निकायों के आय व्यय की संपरीक्षा करना कि कौन सा विभाग और निकाय कितना पैसा खर्च कर रहा है, इसकी संपरीक्षा करने का काम किसका भी है, सीएजी का। केंद्र सरकार या विश्व बैंक या अन्य विदेशी सहायता से प्रचलित योजनाओं का लेखा परीक्षण कर उसका प्रमाणीकरण। यानी मध्य प्रदेश में बहुत सारा जो योजनाएं चल रही है उसमें केंद्र सरकार ने भी उनको लागू किया है, विश्व बैंक से भी पैसा लिया है, और दूसरी विदेशी सहायता, कोई देश हो सकता है, एडीबी हो सकता है, एनडीबी हो सकता है, कई जगहों से पैसा लिया गया। जैसे मेट्रो बन रही है, उसके लिए हमने नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनसे कर्जा लिया है, पैसा लिया है, भारत सरकार ने लिया है, मेट्रो बन रही है राज्य में। तो यहाँ जो पैसा खर्च हो रहा है उसका लेखा परीक्षण करके उसका प्रमाणीकरण करना का भी काम किसका है, महालेखाकार, मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय का। राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशन खातों का प्रबंधन, जो कर्मचारी हैं उनके पेंशन खाते हैं उनको मैनेजमेंट भी ये देखता है, और ट्रेजरी खातों का निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण, जो ट्रेजरी खाते हैं, कोष हैं, उनका निरीक्षण और लेखा परीक्षण भी काम कौन का है, सीएजी का है, सॉरी माफ कीजिएगा, महालेखाकार कार्यालय का है। इस प्रकार मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय लेखा परीक्षण का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है और अपनी रिपोर्ट सीएजी को सौंपता है, जिसे राज्यपाल एवं विधानसभा में रखवाया जाता है। याद रखिएगा, महालेखाकार अपनी रिपोर्ट साल भर की किसे सौंपेगा, सीएजी को, और सीएजी सौंपेगा उसे राज्यपाल को, और राज्यपाल रखवाएगा विधानमंडल पे, जिस पर चर्चा होगी। अब कुछ फैक्ट की बात कर लें और कंप्लीट करेंगे हमारी क्लास को। भारत के पहले महालेखा परीक्षक कौन हो गए, पी नरहरि राव, और वर्तमान कौन हो गए, गिरीश चंद्र मुर्मू जी 14 नंबर के। और सीएजी का कार्यालय कहां पर है, दिल्ली में, जबकि मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय कहां है, ग्वालियर में, और शाखा कार्यालय कहां है, भोपाल में। चलिए, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। उम्मीद है सीएजी से जितने क्वेश्चन आते हैं उतना हमने आपको बता दिए हैं और आप कंफर्टेबल भी होंगे, क्योंकि आर्टिकल 148 से लेकर 151 सबकी बात हो गई, बैकग्राउंड की बात हो गई, मध्य प्रदेश को भी हम जोड़ पाए, हमने जोड़ लिया। यानी जो जो बातें मैंने हाईलाइट की हैं उसे छोटे छोटे की पॉइंट में आप बना लो, एक पेज में बना लीजिए, और लिस्ट पूरी याद नहीं करनी है, 4-5 लोग करनी है। सीएजी से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि पीएससी बड़े मासूम से क्वेश्चन पूछ रहा है। गलत सिर्फ उनका हो रहा है जो बेसिक भी नहीं पढ़ते, फंडामेंटल भी तैयार नहीं करते। अगर इतनी बातें आपकी समझ में आ गई है तो आप इसे तैयार कीजिए। वीडियो हमारी पसंद आए और जो हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए, लगातार यूट्यूब पर अपनी वीडियो ला रहे हैं, ये आपको पसंद आए तो हमारे वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलिएगा। मैं राहुल शिवरे आपसे विदा लेता हूं और कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।